हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों 9 और 10 सितंबर को पूरे विश्व जगत का ध्यान भारत की तरफ था, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था। मौका था G20 की मीटिंग का। इस बार भारत में G20 की 2023 की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई। वो हुई आपकी 9 और 10 सितंबर को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार 2023 में भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। इस G20 को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि G20 बना क्यों। दरअसल आपके लाइफ में भी कई बार कुछ समस्याएं आती होगी, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? आप दो लेवल पर काम करते होंगे कि किसी भी तरीके से इस समस्या से निकला जाए, और न केवल इस समस्या से निकला जाए कि भविष्य में इस तरीके की प्रॉब्लम पैदा ना हो। कुछ ऐसे ही एक समस्या 1973 का ऑयल क्राइसिस थी। इजराइल को सपोर्ट देने के नाम पर इजराइल को जब यूएसए, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने सपोर्ट करा अरेबियन कंट्रीज के अगेंस्ट या मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट, तो ऐसे में ऑयल एक्सपोर्ट जो कंट्रीज थे जैसे सऊदी अरब या यूएई, इन्होंने ऑयल की सप्लाई रोक दी। और आपको पता है, इकोनॉमी का सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि डिमांड सप्लाई मिसमैच होगी तो किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। इजराइल को सपोर्ट देने के नाम पर जब ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज ने ऑयल की सप्लाई रोकी, तो एकाएक आपके ऑयल के प्राइसेस बढ़े। ऑयल की सप्लाई कम हुई, डिमांड तो उतनी थी। ऐसे में पेट्रोल पंप्स क्लोज होने लगे। जैसे कि आपको ग्राफ में दिख भी रहा होगा, $103 पर बैरल पर तक ये प्राइस पहुंच गए थे 1973-74 के आसपास। ऐसे में समस्या थी इन डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जापान के सामने, कनाडा के सामने, कि किस तरीके से ऑयल के प्राइजेस को कंट्रोल करा जाए और आगे फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था G7, ताकि जिस तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज ने, जिस तरीके से अरेबियन कंट्रीज ने एक ऑयल एक्सपोर्ट के नाम पर इन डेवलप्ड कंट्रीज पर दबाव बनाया था, तो उसी तरीके से एक कंबाइंड दबाव इन फ्यूचर में इन्हीं पर बनाया जा सके। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। फ्यूचर में यदि रिएक्ट करना पड़े तो हम भी करें, क्योंकि कई सारी चीज़ें, कई सारे आइटम्स की डिपेंडेंसी इन देशों की हमारे पे है, चाहे वो फूड आइटम्स हो या और भी कहीं। ऐसे में एक ग्रुप बनकर आया आपका ऑयल क्राइसिस के बाद 1970s के इसी डिकेड में, और ये ग्रुप था डेवलप्ड कंट्रीज का। अब आपको ग्राफ में और आपको मैप में सारे जो कंट्रीज दिख रहे हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हैं। जापान अलग है, जर्मनी, जापान कई हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इन सब कंट्रीज में एक सिमिलरिटी है। वो ये है कि ऑल आर दी डेवलप्ड कंट्रीज। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। फ्यूचर में जब आगे चल के इसको ये G7 G8 भी बना, रशिया ने भी इसको ज्वाइन करा, लेकिन एट प्रेजेंट ये अभी G7 है। तो G7 ने एक ग्रुप बनाया ताकि पुराने जो ऑयल क्राइसिस थे इनसे किस तरीके से निपटा जा सके, किस तरीके से कंबाइंड इफेक्ट लगाया जा सके, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में इन डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। इन्हें लगता था कि हम जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जीडीपी वाले कंट्रीज हम हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, हम ही हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये G7 की एक मानसिकता हो गई थी। लेकिन इस G7 की ये मानसिकता या ये भ्रम टूटा एशियन क्राइसिस के बाद। G7 को ये लगता था कि हम जहां पर पैसा लगाएंगे वहीं पर सब कुछ है, वहीं पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा, हमारी जीडीपी सबसे बड़ी, हमारे देशों की पर कैपिटा इनकम सबसे बड़ी। लेकिन जब अमेरिका के कई लोगों का, यूनाइटेड किंगडम के कई लोगों का जब पैसा डूबा ईस्ट एशियन कंट्रीज में, सिंगापुर हो गया आपका फिलीपींस हो गया, जिसे आज हम लोग आसियान बोलते हैं, आसियान कंट्रीज के शेयर मार्केट जब एकदम से कोलैप्स करे, तो ऐसे में दिक्कत हुई G7 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को। और जो भ्रम था कि हम जो चीज चाहेंगे वैसा होगा, वो भ्रम टूटा। जैसे इस ग्राफ में आपको साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज का
किस तरीके से 1997 और 1998 में किस तरीके से इनकी इकोनॉमी डाउन हुई, आपको वी शेप में ये ग्राफ में दिख रहा होगा। सभी कंट्रीज में, आपको लगभग हर कंट्रीज में वी शेप में इनका इकोनॉमी गई है, यानी एकाएक इकोनॉमी का डाउन होना, एकाएक पर कैपिटा इनकम का डाउन होना। तो एशियन क्राइसिस जो था 1997 का, 1998 का, उसने G7 कंट्रीज को ये एहसास दिला दिया था कि हम जो समझ रहे थे कि हम साथ सबसे बड़े, हम साथ सब कुछ, वैसा नहीं है। और भी कंट्रीज हैं, हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां का मार्केट बहुत बड़ा है, जहां की इकोनॉमी अभी एक ऐसे ट्रांजिशन फेस में है, डेवलपिंग से डेवलप्ड में, हमें उनको भी साथ लेकर चलना होगा। और एशियन क्राइसिस के बाद आसियान कंट्रीज की जब इकोनॉमी डाउन हुई तो इस G7 ग्रुप को एक बात समझ में आ गई कि हम साथ अधूरे हैं, हम साथ पूरे नहीं हैं। यदि ग्लोबल इकोनॉमी में डोमिनेंस बनाना है, ग्लोबल इकोनॉमी में कोऑपरेशन करना है, ग्लोबल इकोनॉमी में एक साथ आगे बढ़ना है, तो हमें G7 से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें दूसरे कंट्रीज को भी साथ में लेना पड़ेगा। और यही रिजल्ट निकला आपका G20। तो G7 ने एक और ग्रुप बनाया। ऐसा नहीं है कि G7 अब G20 हो गया, G7 अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन G7 ने पैरेलल एक और ग्रुप बनाया G20, जिसमें ये 7 कंट्रीज तो थे ही सही, और जो बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन करा, जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो आज हमने सबसे पहले ये समझा, चलिए आज हमने सबसे पहले समझा कि G20 कैसे बना, किस तरीके से ऑयल क्राइसिस, किस तरीके से G7 का बनना, एशियन क्राइसिस। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, G20 की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, चीजें हमारे पास होती है लेकिन हम चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा ही G7 के साथ भी हुआ, G20 के साथ भी हुआ। G20 बन गया था 1999 में, जस्ट एशियन क्राइसिस के ठीक बाद G20 को बना दिया गया। लेकिन क्या फायदा यदि मीटिंग्स नहीं हो रही, क्या फायदा यदि कोऑपरेशन नहीं हो रहा। अभी भी G7 को ये लगता था कि बस बना दिया, लेकिन अभी भी G7 अपनी मनमार्जी कर रहा था, कोई G20 की मीटिंग नहीं। फिर इनका एक और भ्रम टूटा, वो था आपका सब प्राइम क्राइसिस। नीचे दिख रहा होगा सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस, जब ग्लोबल लेवल पर आपकी वैश्विक मंदी, ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिला सब प्राइम क्राइसिस के बाद। फिर एक बार फिर इनका भ्रम टूटा और एक बार फिर इनको G20 की याद आई, और उसके बाद से ये G20 को भूलते ही नहीं है। तो फर्स्ट G20 समिट ऑर्गेनाइज होती है आपके वाशिंगटन DC में। हमारी तरफ से उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जो आपको इमेज में दिख भी रहे होंगे। उन्होंने ये फर्स्ट G20 समिट में, मनमोहन सिंह ने इस समिट को अटेंड करा था। तो ये वाशिंगटन DC में हुई थी, उस समय ये अमेरिका में हुई, फिर हर साल अलग अलग जगह होने लगी। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल 20 मेंबर्स हैं। कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, सबसे ज्यादा आपके यूरोप के कॉन्टिनेंट से है, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन आ गया। और कंट्रीज में आपका जर्मनी है, UK है, फ्रांस, इटली, उसके अलावा इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका। तो लगभग जो हर बड़े कंट्रीज है, सब डेवलप्ड कंट्रीज और बड़े बड़े जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन आपको इस G20 ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इस G20 ग्रुप को जो है वो सब प्राइम क्राइसिस के बाद ये अपनी पटरी पर चल रहा है, और हर साल इसकी अब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है। 2000 बना 1999 में था, लेकिन उसके बाद 2008 से मीटिंग ऑर्गेनाइज होने लगी, और हर साल रोटेशनल बेसिस पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। हर साल किसी न किसी एक कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी रहती है, और इस बार 2023 की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी। तो इस बार चूंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तो इंडिया ने इसके सारे जो भी प्रोग्राम्स होते थे, जो भी समिट्स होते थे, वो ऑर्गेनाइज कराए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। और अब 20 साल बाद हमको वापस से 20 से 21 साल बाद हमको फिर ये वापस से मौका मिलेगा, क्योंकि ये रोटेशनल बेसिस पर है। अब यदि G20 की जो समिट ऑर्गेनाइज हुई, तो हमने इसको नाम दिया, जो इसका जो लोगो बनाया वो हमने वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के इस मोटो के साथ हम लोग आगे बढ़े। इस मोटो का मतलब यह है कि सारा विश्व, सारा वर्ल्ड एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम को एक बहुत खूबसूरत लाइन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के साथ हमने इस G20 को आगे बढ़ाया, जो कि हमारा इस G20 के इस समिट में सब जगह आपको ये देखने को मिला होगा। ये हमारा इस बार का जो बोलते हैं ना ध्येय वाक्य, वो था। चलिए
अब G20 की समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई, सब कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हालांकि चाइना रशिया से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए, उसका पॉलिटिकल रीजन था, हम उसमें नहीं जाना चाहते। जो बाइडन आए और भी फ्रांस के, कनाडा के, आपके यूके के, सब जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सब जगह के जो हेड थे वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अहमियत ही इतनी है। क्योंकि आपने देख लिया होगा G20 क्योंकि किस तरीके से इसको बना है, तो सब आए, यहाँ आए तो वो कहीं नाश्ता करने या पार्टी करने नहीं आए, कुछ चीज़ों को किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को, किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर मीटिंग्स हुई। और वो मीटिंग्स में क्या हुआ, आप तो बैठे नहीं थे वहां, मैं बैठा नहीं था, तो हमको वो सब चीजें कैसे पता चले, ग्लोबल लेवल पर मीडिया के थ्रू हमको वो सब चीजें कैसे पता चले, तो उसको लेकर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ और उसी को नाम दिया गया दिल्ली डिक्लेरेशन G20। तो दिल्ली डिक्लेरेशन में वो सारी बातें हैं जो सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के मध्य ऑर्गेनाइज हुई। जैसे सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस G20 ग्रुप को अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया। इस G20 ग्रुप अब जो है वो G21 हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो आप, एक G20 में 19 कंट्रीज थे और एक आपका यूरोपियन यूनियन था, तो अब यूरोपियन यूनियन के पैरेलल एक और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये अफ्रीकन यूनियन। ये भी 1999 में बना था, जो अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, उनको रिप्रेजेंट करता है। अच्छी भी बात है, जरूरत भी थी। आप खुद देखिए, लगभग हर कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक से दो, लेकिन आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखिए, एकमात्र साउथ अफ्रीका था जिसका रिप्रेजेंटेशन था G20 में, बाकी सब की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में पूरे के पूरे अफ्रीकन यूनियन को यहां पर जगह दी गई। अफ्रीकन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन अब देखने को मिलेगा। जो अगले साल समिट होगा वो G20 नहीं, अब G21 कहलाएगा। इसके अलावा कई सारे मैटर्स में, क्लाइमेट चेंज और जो वॉलेटिलिटी है फूड एनर्जी मार्केट में, उसमें कोऑपरेशन की बात करी गई। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की बात करी गई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली इन क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए आने वाले इसी अक्टूबर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की। इसको लेकर सहमति बनी, किस तरीके से ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथ करा जाए उसकी बात करी गई। इस G20 समिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी अफ्रीकन यूनियन का G20 को ज्वाइन करना। चूंकि 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और ये रोटेशनल बेसिस पर होता है, तो नो डाउट अगले साल किसी और के पास प्रेसिडेंसी जाएगी। तो मोदी जी ने ये प्रेसिडेंसी किसको सौंपी है, ब्राजील को। यानी आने वाले टाइम में जैसे इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी थी 2022 में, तो आज हम जो प्रेसिडेंसी हमारे पास है, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए किसको दी है, ब्राजील को दी है। यानी अगले साल ये सारे जो लीडर्स हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ब्राजील में। तो हमने जो ब्राजील के प्रेसिडेंट्स हैं लूला डा सिल्वा, उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसी फॉर्मल मीटिंग में ये हैंड ओवर करा है G20 की प्रेसिडेंसी। इसके अलावा G20 में वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं ही सही, इसके अलावा इंडिया ने कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बुलाए। जैसे आपके बांग्लादेश को बुलाया, स्पेन को बुलाया, नीदरलैंड को बुलाया। वही नीदरलैंड जिस पर ऑयल क्राइसिस में हमने अभी देखा कि बाउंडेशन लगाई, तेल की सप्लाई रोक दी थी OECD ने। इसके अलावा नीदरलैंड, स्पेन, मॉरिशस को बुलाया, सिंगापुर जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे उनको बुलाया, नाइजीरिया को बुलाया, इजिप्ट को बुलाया। तो एज ए स्पेशल गेस्ट ये 9 कंट्रीज थे जो हमारे यहाँ पर हुए। ये सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कहाँ हुई, आपके घर की छत पे या मेरे घर की छत पे? नहीं, ये सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई। जो स्पेशल जिसने सबका ध्यान गया वो था हमारा भारत मंडपम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये भारत मंडपम कितना खूबसूरत है देखिए, जिसमें बाहर ये नटराज की एक मूर्ति है। इस भारत मंडपम को 2016 से तैयार करना स्टार्ट करा गया था। 2016 से इसको तैयार करना स्टार्ट करा और 2023 में जाकर ये खत्म हुआ। और इसकी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई वो भी G20 की हुई है। लगभग 2700 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 123 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग आपने फुटबॉल का मैदान देखा होगा, तो लगभग जैसे एक फुटबॉल का मैदान होता है ना, वैसे 26 फुटबॉल के मैदान को मिला लो तो इतना बड़ा है। 123 एकड़ में फैला हुआ है। 2700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अब इसको बनाया क्यों गया, देखो आज G20 की हुई, कल ब्रिक्स की होगी, फिर उसके बाद बिम्स्टेक की होगी। तो कई सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम जुड़े हुए हैं और कई सारी बिजनेस मीटिंग्स होती रहती है। ऐसे में आपके इस तरीके के प्लेसेस ज़रूरी है। ये भारत
में जो राजधानी है न्यू दिल्ली, उसके प्रगति मैदान वाले इलाके में ये सिचुएटेड है, जिसमें कई 20 से ज़्यादा स्टेडियम हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, काफ़ी अच्छा मल्टीपल फंक्शंस हैं भारत मंडपम के। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में कई बड़ी बड़ी जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, कई जो सेमिनार्स होते हैं, जहाँ से दूसरे कंट्रीज से, हमारे कंट्रीज से कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें ये हमारे लिए एक अच्छी जगह है। कई लोगों को ये लगा कि अब भारत मंडपम का क्या होगा, तो अभी G20 हुआ है, कल को SCO की मीटिंग होगी, ब्रिक्स की होगी, बिम्स्टेक की होगी, कई सारे बिजनेस सेमिनार्स होंगे, तो ये भारत मंडपम का यूज होगा। एक स्पेशल ध्यान गया था भारत मंडपम को, इसका इनॉग्रेशन भी हुआ G20 की मीटिंग के साथ। ये नई दिल्ली में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।